AIAP गेट 2022 ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। ये सॉल्व पेपर है एलाइड सब्जेक्ट का फॉर MD एंट्रेंस इन होम्योपैथी। First question is, the term anosognosia means A. Loss of a spatial recognition, B. Loss of position sense, C. Loss of memory, D. Loss of appreciation that something is wrong. And the answer is loss of appreciation that something is wrong. So basically ये अल्जाइमर्स डिजीज में होता है, जिसमें पेशेंट अपने डिजीज को नॉर्मल समझता है, उसको लगता है कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी अबनॉर्मल नहीं है। कॉमन फॉर पेशेंट्स टू डिनाई दैट देयर इज एनीथिंग रॉन्ग, और इस टर्म को एनोसोग्नोसिया कहते हैं। अल्जाइमर्स में बहुत सारे टर्म ऐसे हैं जो कि ए से स्टार्ट होते हैं, लाइक ए फॉर अल्जाइमर्स डिजीज ऑब्वियसली, एग्नोसिया दैट इज इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स, टेस्ट, साउंड एंड अदर सेंसेशन। तो जो सेंसेशंस चीजें उनके लिए पहले नॉर्मल थी, अब वो पहचानना मुश्किल होता है। अल्टर्ड परसेप्शन दैट इज मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसेस। तो जो परसेप्शन होगा वो एबनॉर्मल होगा। एमनेसिया दैट इज मेमोरी लॉस। एनोमिया दैट इज इनएबिलिटी टू रिमेंबर नेम्स ऑफ थिंग्स, कि किसी भी चीज का नाम क्या है वो याद नहीं रहेगा। एनोसोग्नोसिया जो पेशेंट में है दैट इज इग्नोरेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिजीज। एपैथी लैक ऑफ इंटरेस्ट। एफेजिया लॉस ऑफ एबिलिटी टू स्पीक और अंडरस्टैंड स्पोकन, रिटन और साइन लैंग्वेज। सो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता है। एप्रेक्सिया मिसयूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिकॉज ऑफ फेलियर टू आइडेंटिफाई देम। लाइक कोई कंघी है तो उसको नॉर्मल साइड से बाल ना कॉम करके उसको अपोजिट साइड से यूज कर रहे हैं, यानी जो हाथ पकड़ने का सिरा है उस साइड से बाल कॉम कर रहे हैं, क्योंकि उसका यूज क्या है वो पेशेंट को रियलाइज नहीं होता है, वो भूल चुका है। देन स्टाइलकोलिन डिफिशिएंसी जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है, उसके कारण अल्जाइमर्स डिजीज होता है। एमलॉइड बीटा जिसके एक्युमुलेशन के कारण ये प्रॉब्लम होता है। एपोलाइपोप्रोटीन जीन एप्सिलन जो कि मेन जीन इसका पॉजिटिव है। अल्टर्ड न्यूक्लियस बैसिलिस ऑफ मेनट। एक्टिन इंक्लूजन्स दैट इज हिरानो बॉडी, तो हिरानो बॉडी प्रेजेंट होता है अल्जाइमर्स में। एट्रोफी ऑफ ब्रेन, अगर ग्रॉस मॉर्फोलॉजी देखा जाए तो ब्रेन श्रिंक्ड होता है, सो ब्रेन श्रिंकेज। एजिटेशन अ फीलिंग ऑफ अग्रेवेशन, एनोयंस, रेस्टलेसनेस और नर्वसनेस, ये सारे सिम्टम्स अल्जाइमर डिजीज में मिलते हैं। Second question is, consider the following statement. Rapid transmission of impulses through Purkinje fibers are due to A. The Purkinje fibers are large in size than other conducting fibers of heart. B. Extremely high level of permeability of the gap junctions within Purkinje fibers. C. Purkinje fibers have very few myofibrils. D. Purkinje fibers have more fibrous tissues. ये ऑप्शंस हैं एंड द आंसर इज ए, बी एंड सी, यानी तीन स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट गलत है। ए, द Purkinje fibers are large in size than other conducting fibers of heart. Extremely high level of permeability of gap junction within Purkinje fibers. Purkinje fibers have very few myofibrils. ये सारे स्टेटमेंट सही है। तो जो एंड पॉइंट है वहां पे Purkinje फाइबर है। Purkinje fiber they are larger than cardiomyocytes with few myofibrils. तो साइज में ये नॉर्मल कार्डियोमायोसाइट्स से ज़्यादा लार्ज है। तो जो स्टेटमेंट था द Purkinje fibers are large in size than other conducting fibers of heart, ये स्टेटमेंट सही है। इसके बाद है विथ फ्यूअर मायोफाइब्रिल्स, यानी जो मायोफाइब्रिल्स हैं वो कम है। सो Purkinje fibers have very few myofibrils, ये स्टेटमेंट भी सही है। More quickly and efficiently than any of other cells in heart, तो जो स्टेटमेंट था कि मायोफाइब्रिल्स यहाँ पे कम होते हैं वो सही है। तो ऑब्वियसली Purkinje fibers have more fibrous tissues, ये स्टेटमेंट गलत होता है। एंड कनेक्टेड टुगेदर बाय डेस्मोसोम्स एंड गैप जंक्शंस, सो जो स्टेटमेंट था एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द गैप जंक्शंस विद इन Purkinje fibers, ये स्टेटमेंट भी सही है। Question number 3. The sensory modality which doesn't reach the thalamus directly is A. Proprioception, B. Gustation, C. Nociception, D. Olfaction. And the answer is olfaction.
फंक्शन ऑफ थैलेमस, तो ये एक रिले सेंटर है जो कि ऑलमोस्ट सारे सेंसेशंस को रिले करता है, कुछ एक्सेप्शंस है. Thalamus forms the relay center for the sensation. Impulses of almost all the sensation reach the thalamic nuclei, particularly in the ventral posterior nucleus. After being processed in the thalamus, the impulses are carried to cerebral cortex through thalamocortical fiber. तो थैलेमस और कॉर्टेक्स के बीच में थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर होता है, जिसके थ्रू जो मैसेज है वो थैलेमस से ब्रेन तक यानी कॉर्टेक्स तक पहुंचता है. ये वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस है जो कि थैलेमस का ही पार्ट है, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिले प्रोसेस के लिए. द ओनली सेंसरी इंफॉर्मेशन that is not relayed by thalamus into the cerebral cortex is information related to smell or olfaction. इसलिए आंसर olfaction होगा, क्योंकि olfaction का जो इंफॉर्मेशन है वो थैलेमस के थ्रू रिले नहीं होता है. Question number 4. The commonest form of obstetric palsy encountered in puerperium is A. Erb's palsy, B. torticollis, C. foot drop, D. carpal tunnel syndrome. तो Erb's palsy जो कि ब्रैकियल प्लेक्सस का अपर ट्रंक में जब वो पैल्सी होता है जिसको Erb's palsy कहते हैं. टॉर्टिकॉलिस जिसको राई नेक भी कहते हैं कि नेक एक साइड बेंड हो जाता है ड्यू टू मसल स्पैज्म. सी. फुट ड्रॉप जो कि कॉमन पेरोनियल नर्व के कान इंजरी होता है एंड पैर नॉर्मल पोजीशन में ना रह करके नीचे की तरफ लटक जाता है. एंड डी. कार्पल टनल सिंड्रोम जो कि मीडियन नर्व के इंजरी के कारण होता है. एंड प्यूपेरियम जो डिलीवरी के 6 वीक तक का जो फेज होता है उसको प्यूपेरियम कहते हैं. आंसर इज फुट ड्रॉप. ऑब्स्टेट्रिक पैल्सिस जिसको कि पोस्टपार्टम ट्रोमैटिक न्यूराइटिस भी कहते हैं, उसमें वो मोस्ट कॉमनेस्ट है. द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ ऑब्स्टेट्रिक पैल्सी इनकाउंटर्ड इन प्यूपेरियम इज फुट ड्रॉप. फुट ड्रॉप कॉमन पेरोनियल नर्व के इंजरी के कारण होता है. तो एक नॉर्मल फुट है जो अपने नॉर्मल पोजीशन पे है, यही जब वो नीचे तरफ आ जाता है तो वो ड्रॉप फुट है और फुट ड्रॉप. क्वेश्चन नंबर 5. 1 unit of packed RBC raises hemoglobin by dash gram per deciliter. A 0.5, B 1, C 1.5, D 2. And the answer is 1 gram per deciliter. Packed red blood cells in adults, 1 unit brings up hemoglobin levels by about 10 gram per liter और 1 gram per deciliter. तो वो बस यूनिट का चेंज है, सो आंसर होगा 1 gram per deciliter. Question number 6. Pain of a stretch of CBD, that is common bile duct or gallbladder, is referred to following areas except A. epigastric region, B. tip of right shoulder, C. inferior angle of left scapula, D. inferior angle of right scapula. And the answer is inferior angle of left scapula. So जो ग्रीन पोर्शन है वो गॉल ब्लैडर का इंडिकेटेड एरिया है जहाँ रेफर्ड पेन होता है. तो वो टिप ऑफ राइट शोल्डर में है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में है, बैक में है, एट इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला वो भी राइट साइड में है. तो जो ग्रीन एरिया है वो गॉल ब्लैडर का है. तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में रेफर्ड पेन होता है, टिप ऑफ राइट शोल्डर में होता है, इंफीरियर एंगल ऑफ राइट स्कैपुला में होता है, बट इंफीरियर एंगल ऑफ लेफ्ट स्कैपुला में नहीं होता है. Question number 7. Which lung parenchyma disease is not the etiology of chronic cor pulmonale? Churg-Strauss syndrome, B. sarcoidosis, C. cystic fibrosis, D. pulmonary lymphangioliomyomatosis. And the answer is Churg-Strauss syndrome. So कोर पल्मोनल, कोर का मतलब कार्डियक होता है यानी हार्ट, पल्मोनल यानी पल्मोनरी यानी लंग्स. तो प्रॉब्लम पहले लंग्स में होता है, लंग्स के कारण हार्ट अफेक्टेड होता है, उस कंडीशन को कोर पल्मोनल कहते हैं, जिसमें अल्टीमेटली राइट हार्ट फेलियर होता है. क्रॉनिक लंग डिजीजेस, पल्मोनरी वैस्कुलर डिजीजेस, ये सारे लंग कंडीशन के कारण पल्मोनरी रेसिस्टेंस होता है, यानी जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा जिसके कारण वहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा. ब्लड को राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाना होता है, तो जब वो ज़्यादा प्रेशर में रहेगा ब्लड को बाहर निकलने के लिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाना होता है. बट अगर इतना ज़्यादा प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी में रहेगा तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड पास नहीं हो पाता है, तो वो और ज़्यादा उसमें राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगा ताकि ज़्यादा फोर्सफुली ब्लड को बाहर निकाल सके.
इसके कारण प्रेशर ओवरलोड होगा राइट वेंट्रिकल पे, इसके कारण आरवीएच होगा, दैट इज राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी अल्टीमेटली एक टाइम तक काम करेगा, उसके बाद जो ब्लड है वो पंप करना बंद कर देगा, कॉन्ट्रैक्शन अनेबल हो जाएगा। इसके कारण राइट हार्ट फेलियर होगा, दैट इज आरएचएफ, और अल्टीमेटली कोर परमोनिल होता है। ये तो डिजीज हो गया। एंड इसका कॉज है सिस्टिक फाइब्रोसिस, सार्कोइडोसिस, लिम्फेंजियोलियोमायोमेटोसिस, इसमें भी कार्डियक फेलियर होता है। तो ये सारे कंडीशंस में कार्डियक फेलियर है, कोर परमोनिल है। बट जग स्ट्रॉ सिंड्रोम में ऐसा नहीं होता है। इसी को इस्नोफिलिक ग्रेन्युलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस कहते हैं। ये बेसिकली वेसल्स का प्रॉब्लम है, जिसमें कि ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेशन होता है। इट इज अ डिसऑर्डर मार्क्ड बाय ब्लड वेसल इन्फ्लेमेशन leading to restrict blood flow to organs and tissues, sometimes permanently damaging them. Sarcoidosis. It is a disease characterized by growth of tiny collections of inflammatory cells, that is granuloma, in any part of body, most commonly the lungs and lymph nodes. But it can also affect the eyes, skin, heart and other organs. तो sarcoidosis में mainly accumulation होता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसमें जो कंटेंट है वो काफ़ी थिक हो जाएगा, लाइक जो डाइजेस्टिव जूस है, म्यूकस है, वो थिक हो जाता है, जिसके कारण जो पैसेज है वो ब्लॉक हो जाता है। इट इज एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर दैट कॉजेज सीवियर डैमेज टू द लंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड अदर ऑर्गन्स इन द बॉडी बाय अफेक्टिंग द सेल्स that produce mucus, sweat and digestive juice. It causes the secretion to become sticky and thick. Instead of acting as lubricant, the secretion plug up tubes, ducts and passageways, especially in lungs and pancreas. तो जो लंग्स का पैसेज है वो भी म्यूकस के कारण जब वो थिक हो जाता है तो वो ब्लॉक हो जाता है। पैंक्रियाटिक जूस का भी, इनफैक्ट जब फैलोपियन ट्यूब है उसमें भी इस तरह से ब्लॉकेज होता है, जिसके कारण अल्टीमेटली स्टेरिलिटी भी हो सकता है। Lymphangioliomyomatosis. It is a rare type of lung disease that affects mostly women of childbearing age, यानी मेनार्की के बाद और मेनोपॉज के पहले। Abnormal muscle-like cell begin to grow out of control of the lungs and in the lymph nodes, destroying healthy lung tissue. As a result, fluid-filled pockets called cysts may develop, preventing air from moving freely in and out of the lung, preventing oxygen from reaching the rest of the body. तो सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लूइड फिल्ड पॉकेट्स, जिसके कारण जो नॉर्मली एयर का एक्सचेंज होना चाहिए वो डिस्टर्ब होता है, उसके कारण प्रॉपरली जो ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए बॉडी को वो नहीं पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 8. All the hormone use adenylyl cyclase CAMP, second messenger system for the action except A. calcitonin, B. oxytocin, C. secretin, D. glucagon. And the answer is oxytocin. तो CAMP सिस्टम जो CT है वो कैल्सिटोनिन के लिए यूज होता है, ग्लूकागोन ये सारे में होता है, बट ऑक्सीटोसिन CAMP सिस्टम का पार्ट नहीं है। दैट्स व्हाई द आंसर इज ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 9. The genotype of Klinefelter syndrome is A. XXX, B. XO, C. XXY, D. XYY. And the answer is XXY. क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये ट्राइजोमी है, इसमें 47 क्रोमोसोम होता है, नॉर्मली 46 होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 47 होगा और जो कैरियोटाइप है वो XXY होगा, ये मेल में होता है। क्वेश्चन नंबर 10. ये मैच द पेयर है, जिसमें लिस्ट 1 में ट्यूमर मार्कर्स है एंड लिस्ट 2 में कार्सिनोमास। ट्यूमर मार्कर में कैल्सिटोनिन, अल्फा फेटोप्रोटीन, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन। कार्सिनोमास में प्रोस्टेट कैंसर, कार्सिनोमा ऑफ कॉलन, मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड एंड लिवर कैंसर है। दीज आर द ऑप्शंस एंड द आंसर इज कैल्सिटोनिन मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड में बढ़ता है, तो इसका इंडिकेटर है अल्फा फेटोप्रोटीन लिवर कैंसर में, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन प्रोस्टेट कैंसर में, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन कार्सिनोमा ऑफ कॉलन में। अल्फा फेटोप्रोटीन दैट इज AFP, तो हेपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा यानी कि लिवर कैंसर में, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन CEA कैंसर ऑफ बॉवेल यानी कैंसर ऑफ कॉलन में, कैल्सिटोनिन मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड में, एंड प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन दैट इज PSA वो प्रोस्टेट कार्सिनोमा में इंक्रीज करता है, और ये ट्यूमर मार्कर्स है। क्वेश्चन नंबर 11.
Which one of the following is not a labile cell? A. Transitional epithelium of bladder. B. Stratified squamous cell of cervix. C. Hematopoietic stem cell. D. Hepatocyte. And the answer is hepatocyte. लेबाइल सेल वैसा सेल जो कि अपने लाइफ में थ्रू आउट मल्टीप्लाई करते रहता है, वो लेबाइल सेल है. एंड वैसा सेल जो कि एक सर्टेन टाइम के बाद वो स्टॉप हो जाता है, वो स्टेबल सेल है. लेबाइल सेल, these cells continue to multiply throughout life under normal physiologic condition like urinary tract, cervix, hematopoietic cells of bone marrow. Or stable cell, these cells decrease or lose their ability to proliferate after adolescence but retain the capacity to multiply in response to stimuli throughout adult life. इसके एग्जाम्पल में है लीवर यानी कि हेपेटोसाइट. तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम ऑफ ब्लैडर, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस सेल ऑफ सर्विक्स, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, ये सारे लेबाइल सेल में होंगे, जबकि हेपेटोसाइट जो है वो स्टेबल सेल है, वो लेबाइल सेल नहीं है. Question number 12. The taste sensation from posterior one-third of tongue is transmitted through A. Trigeminal nerve, B. Glossopharyngeal nerve, C. Facial nerve, D. Hypoglossal nerve. यानी 5th nerve, 9th nerve, 7th nerve और 12th nerve. And the answer is glossopharyngeal nerve. ग्लोसोफेंजियल नर्व टेस्ट पोस्टीरियर 1/3 जो पोर्शन है वो ग्लोसोफेंजियल सप्लाई करता है, जबकि एंटीरियर 2/3 जो है वो फेशियल नर्व करता है, दैट इज 7th नर्व. तो टंग में एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3. एंटीरियर 2/3 का सेंसरी लिंगुअल नर्व है, जो कि 5th नर्व ट्राइजेमिनल नर्व का ब्रांच है, उसका 3rd ब्रांच यानी कि मैंडिबुलर ब्रांच का पोर्शन है लिंगुअल नर्व. एंड टेस्ट के लिए 7th नर्व है कॉडा टिम्पैनी, एक्सेप्ट वैलेट पैपिला. वैलेट पैपिला को ही सर्कम वैलेट पैपिला भी कहते हैं. एंड पोस्टीरियर 1/3 सो सेंसरी 9th नर्व एंड टेस्ट 9th नर्व, और वही वैलेट पैपिला को भी सप्लाई करता है. तो एंट्री 2/3 7th नर्व के थ्रू एंड पोस्टीरियर 1/3 9th नर्व के थ्रू, दैट इज ग्लोसोफेरिंजियल नर्व. They go in order as 5, 7, 9, 12. 5 यानी 5 का 3rd ब्रांच दैट इज लिंगुअल ब्रांच, वो सेंसरी के लिए. एंड 7 कॉडा टिम्पैनी ब्रांच टेस्ट के लिए, ये एंटीरियर 2/3 के लिए है. एंड 9th पोस्टीरियर 1/3 टेस्ट और सेंसरी दोनों के लिए है. एंड 12th मोटर, ओवरऑल जो मोटर का जो नर्व सप्लाई है वो 12th थ्रू होता है, एक्सेप्ट पैलेटोग्लॉसस. पैलेटोग्लॉसस 12th के थ्रू नहीं होता है बल्कि वेगस के थ्रू होता है. तो मोटर में हाइपोग्लॉसल 12th एक्सेप्ट पैलेटोग्लॉसस, फेरेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस. पैलेटोग्लॉसस जो है वो वेगस का फेरेंजियल ब्रांच से सप्लाई होता है. पोस्टीरियर 1/3 सेंसरी एंड टेस्ट दोनों के लिए ग्लोसोफेंजियल है, दैट इज 9th नर्व. सेंसरी लिंगुअल ब्रांच, एंटीरियर 2/3 का सेंसरी लिंगुअल ब्रांच ऑफ 5th, उसका 3rd पार्ट 3rd ब्रांच फ्रॉम ट्राइजेमिनल जो कि मैंडिबुलर ब्रांच है. एंड एंटीरियर 2/3 के टेस्ट के लिए कॉडा टिम्पैनी दैट इज ब्रांच ऑफ फेशियल यानी कि 7th नर्व carried by lingual branch. So anterior 2/3 facial nerve, posterior glossopharyngeal nerve. 13. The most common site of nosebleed in children and young adults: A. Floor of nose, B. Inferior turbinate, C. Little's area, D. Middle turbinate. And the answer is Little's area. लिटिल्स एरिया, इसी को किजेलबर्ग प्लेक्सस भी कहते हैं. दिस इज द कॉमनेस्ट साइट ऑफ एपिस्टेक्सिस. यहाँ पे बहुत सारे आर्टरी हैं जिनका एनास्टोमोसिस होता है, लाइक एंटीरियर एथमोइडल, स्फेनोपैलेटिन, ग्रेटर पैलेटिन एंड सेप्टल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेबियल आर्टरीज. रूट ऑफ नेजल कैविटी एंड आर्टरियल सप्लाई, जो सेंटर का एरिया वो लिटिल्स एरिया है. वहाँ पे एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी है, स्फेनोपैलेटिन आर्टरी है, सुपीरियर लेबियल आर्टरी का ब्रांच, सेप्टल ब्रांच वो भी है. तो ये सारी जगह यहाँ पे एनास्टोमोसिस होता है, इसलिए जब थोड़ा सा भी इंजरी होता है तो यहाँ पर से नोज ब्लीड होता है. क्वेश्चन नंबर 14. A 65 years old male alcoholic presents with 2 months history of swelling of the abdomen with shifting dullness and ankle edema, shortness of breath on exertion. On examination, there are no signs of chronic liver disease. His pulse is 112 per minute with atrial fibrillation. Apex beat is displaced downward and laterally. What is the most likely diagnosis? The options are A. Deep vein thrombosis, B. Pericarditis, C. Nephrotic syndrome, D. Cardiomyopathy.
एंड देन से इज कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होता है उसको अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी भी कहते हैं। तो कॉज में क्रॉनिक अल्कोहलिज्म होता है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी मेन आर अफेक्टेड मोर देन ट्वाइस एज ऑफन एज विमेन, जो पेशेंट है वो मेन है। अल्कोहल मे बी एन इम्पॉर्टेंट कॉज इन सम पेशेंट एंड इसमें एरिथमिया होता है। तो जो कंप्लेन है उसमें एट्रियल फिब्रिलेशन लिखा हुआ है, जो कि एरिथमिया का फॉर्म है कि हार्टबीट बहुत तेज होगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, स्वेलिंग ऑफ लेग्स से, क्योंकि इसमें एडिमा वर्ड है, इरेगुलर हार्ट बीट होगा एंड जो कॉज है वो अल्कोहल होगा। सो द आंसर इज कार्डियोमायोपैथी। एंड कार्डियोमायोपैथी में ही जो एपेक्स बीट है वो डाउनवर्ड एंड लेटरली डेविएट कर जाता है। नॉर्मली एपेक्स बीट 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे होता है इन मिड क्लाविकुलर लाइन, बट वो जब कार्डियोमायोपैथी होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल का हाइपरट्रॉफी होता है, जिसके कारण एपेक्स बीट नीचे की तरफ और बाहर की तरफ डेविएट हो जाता है। Question number 15. Type 1 diabetes mellitus is associated with all of the following except A. Insulitis, B. Beta cell mass reduced, C. Amyloidosis change, D. Beta cell degranulation. And the answer is amyloidosis change. तो यहाँ पे टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होता है पैंक्रियाज में। तो इंसुलाइटिस इन टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, मैक्रोफेजेस एंड पॉलीमॉर्फ्स होते हैं, तो उसमें इंसुलाइटिस होता है। जबकि टाइप 2 में देयर इज नो सिग्निफिकेंस, वो उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। उसके बाद है आईलिड सेल मास। तो टाइप 1 में डिप्लीशन ऑफ बीटा सेल मास, जो बीटा सेल मास है जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, उसका डिप्लीशन होगा, अमाउंट कम होगा, जबकि टाइप 2 में ऐसा नहीं होता है। देन एमाइलोइडोसिस, डिपोजिट्स ऑफ एमाइलॉइड अराउंड आईलिड्स आर एब्सेंट। टाइप 1 में एमाइलॉइड्स का डिपोजिशन नहीं होता है, जबकि वो टाइप 2 में होता है। इन टाइप 2 शो डिपोजिशन ऑफ एमाइलॉइड मटेरियल। उसके बाद है बीटा सेल डिग्रेन्युलेशन। इन टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस शोज डिग्रेन्युलेशन ऑफ रिमेनिंग बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स, जबकि टाइप 2 में नो सच चेंजेस इज ऑब्जर्व्ड। सो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में इंसुलाइटिस होता है, बीटा सेल मास रिड्यूस्ड होता है, बीटा सेल डिग्रेन्युलेशन होता है, बट एमाइलोइडोसिस चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16. वेलक्रो कैकल्स आर कैरेक्टरिस्टिक auscultatory findings of pulmonary TB, legionella pneumonia, interstitial lung disease या फिर lung abscess. And the answer is interstitial lung disease. ये वेलक्रो है, तो जब इसको अलग करते हैं, अनफास्टन करते हैं, तो जिस जगह साउंड सुनाई देता है वो ड्यूरिंग ऑस्कल्टेशन सुनाई देगा। Interstitial lung disease, it is a group of respiratory diseases affecting the interstitium, the tissue and the space around alveoli of the lungs. तो alveoli के आसपास जो एरिया होता है उसको इंटरस्टिशियम कहते हैं, जो पैनकाइमा है उसमें ये डिजीज होता है। इंटरस्टिशियल पल्मोनरी डिजीज, इसी को इंटरस्टिशियल लंग डिजीज भी कहते हैं। एंड इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है वो मोस्ट कॉमन टाइप है इंटरस्टिशियल पल्मोनरी डिजीज का। IPF, इंटरस्टिशियल पल्मोनरी फाइब्रोसिस, उसमें क्रैकल्स मिलता है, क्रैकल्स लाइकेंड टू द अनफास्टनिंग ऑफ वेलक्रो। तो वेलक्रो को अलग करने के जिससे का साउंड प्रोड्यूस होता है वो इसमें मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन. Assertion: a sudden death can occur in patient with venous thrombosis of the deep vein of the legs. Reason: venous thrombosis of deep veins of legs may be complicated by immediate risk of developing pulmonary embolism. So assertion reason क्वेश्चंस बहुत होते हैं और अधिकतर जो आंसर्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि या तो assertion एंड रीजन दोनों सही है और सही एक्सप्लेनेशन है, assertion और रीजन दोनों सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, assertion सही है रीजन गलत है, assertion गलत है और रीजन सही है। आंसर है बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज यानी जिसको वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म भी कहते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी ऑफ लेग एंड और पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इसका रिलेशन है द रिलेटिव इंसिडेंस ऑफ डीवीटी इज रेशियो टू पीई दैट इज पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज अप्रोक्सीमेटली 2:1, यानी कि जिसको डीवीटी और उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने का चांसेस ज्यादा रहता है। एंड मेनी ऑफ द डेथ्स आर रिलेटेड, और इसके कारण डेथ भी हो सकता है।
सो अ सडन डेथ कैन ऑकर इन पेशेंट विथ वेनस थ्रोम्बोसिस ऑफ डीप वेन ऑफ द लेग्स, ये स्टेटमेंट सही है। एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म, द मेजॉरिटी ऑफ पल्मोनरी एम्बोलाई, एम्बोलाई यानी एम्बोलस का प्लूरल, अराइज फ्रॉम प्रोपेगेशन ऑफ लोअर लिम्ब डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो अधिकतर जो पल्मोनरी एम्बोलस जो अराइज होता है वो लोअर लिम्ब डीप वेन थ्रोम्बोसिस के कारण होता है। सो वेनस थ्रोम्बोसिस ऑफ डीप वेन ऑफ लेग्स मे बी कॉम्प्लिकेटेड बाय इमीडिएट रिस्क ऑफ डेवलपिंग पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये स्टेटमेंट भी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें दो लिस्ट है, ये एफएमटी का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में आईपीसी है एंड लिस्ट 2 में जो उसके अंडर में आएगा है वो सब्जेक्ट है। तो आईपीसी 84, आईपीसी 197, आईपीसी 320, आईईए 32 एंड लिस्ट 2 ग्रीवस हर्ट, डाइंग डिक्लेरेशन, इशूइंग साइनिंग फॉल्स मेडिकल सर्टिफिकेट, लॉ ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ऑप्शन है। तो आईपीसी 84 वो लॉ ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है उसके अंडर। आईपीसी 197 इशूइंग साइनिंग फॉल्स मेडिकल स्टेटमेंट सर्टिफिकेट, आईपीसी 320 ग्रीवस हर्ट, आईईए 32 डाइंग डिक्लेरेशन। सेक्शन 84, इसके अंदर जनरली जो मेंटली अनसाउंड लोग हैं उनका रूल है कि वैसे लोग जो मेंटली अनस्टेबल नहीं है वो अगर कोई क्राइम करते हैं तो वो उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लॉ ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन 84 आईपीसी विच फॉलोज एज नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of act or that he is doing what is either wrong or contrary to law। तो जो मेंटल पेशेंट है उसको पता ही नहीं है वेदर इट्स लीगल और नॉट, इसलिए जब वो क्राइम करता है तो वो क्राइम को ऑफेंस नहीं माना जाता है। ये एक्शन सेक्शन 84 में है। इशूइंग और साइनिंग अ फॉल्स सर्टिफिकेट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 197 आईपीसी। ग्रीवस हर्ट सेक्शन 320 में है। एनी ऑफ द फॉलोइंग इंजुरीज आर ग्रीवस लाइक इमैस्कुलेशन, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट ऑफ आइदर आई, permanent privation of hearing of either ear, privation of any member of joint, destruction or permanent impairing of the power of any member or joint, permanent disfiguration of head or face, fracture or dislocation of a bone or tooth, any hurt which endangers life or which causes the victim to be in severe bodily pain or unable to follow his ordinary pursuit फॉर अ पीरियड ऑफ 20 डेज, यानी पेशेंट अगर 20 डेज तक अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल में अगर नहीं आता है तो वो भी ग्रीवस हर्ट में आएगा। तो हर्ट सेक्शन 319 में है एंड ग्रीवस हर्ट सेक्शन 320 में है। उसके बाद डाइंग डिक्लेरेशन जो कि सेक्शन 32 में है ऑफ आईईए, दैट इज इंडियन एविडेंस एक्ट। उसके अंदर में डाइंग डिक्लेरेशन आएगा, जो रिटन या फिर ओरल स्टेटमेंट है एक पर्सन दे रहा है, अगर वो डाइंग कंडीशन में है तो वो डाइंग डिक्लेरेशन में है अंडर सेक्शन 32। क्वेश्चन नंबर 19, लिस्ट 1 लिस्ट 2 ये भी मैच द पेयर है। बर्थ सेल और रॉड सेल्स, टीयर ड्रॉप सेल्स एंड स्क्रिस्टोसाइट्स, तो ये टाइप ऑफ सेल्स है। एंड डिजीजेज आर एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, यूरेमिया, हिमोलाइटिक एनीमिया एंड माइलेथाइसिस। ज्यादा ऑप्शंस बर्थ सेल्स यूरेमिया और रॉड सेल एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, टीयर ड्रॉप सेल्स माइलेथाइसिस एंड स्क्रिस्टोसाइट hemolytic anemia. Birth cells are cell fragment having one or more spines. They are particularly found on uremia. तो यूरेमिया यानी कि रीनल फेलियर के केस में बर्थ सेल्स मिलता है। एंड AML दैट इज एक्वायर्ड माइलॉइड ल्यूकेमिया, वैसे केस में ऑल रॉड या फिर ऑल रॉड सेल्स मिलता है। ये ऑल रॉड सेल्स है, ये एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में मिलेगा। माइलोथाइस्टिक एनीमिया, इसमें डैक्रोसाइट मिलता है। डैक्रोसाइट यानी कि टीयर ड्रॉप लाइक सेल, ये डैक्रोसाइट है जिसका एक साइड रहेगा वो पॉइंटेड रहेगा, दूसरा साइड जो है वो राउंड रहेगा। एंड हिमोलाइटिक एनीमिया, उसमें स्क्रिस्टोसाइट मिलता है। स्क्रिस्टोसाइट और स्क्रीजोसाइट, इसमें ग्रीक का मतलब डिवाइडेड होता है। एंड क्राइटोस मीन्स हॉलो और सेल यानी साइट सेल इज अ फ्रेगमेंटेड पार्ट ऑफ रेड ब्लड सेल, typically irregular shaped, zagged and have two pointed ends. So इसमें दो pointed end है, जबकि डैक्रियोसाइट में सिर्फ एक pointed end होता है और एक round end होता है। इसमें दोनों साइड pointed है। क्वेश्चन नंबर 20,
Consider the following statement regarding cohort study. A. Cohort study is suitable to study rare diseases and several different etiological factors can be examined in a single study. B. In a cohort study, we can determine incidence rates directly in those exposed and those not exposed. ये ऑप्शन है एंड द आंसर इज बी इज ट्रू। यानी सेकंड स्टेटमेंट सही है बट जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। एडवांटेज ऑफ केस कंट्रोल स्टडीज, इसमें एडवांटेज में है स्टेबल टू इन्वेस्टिगेट रेयर डिजीज एंड अलाउ द स्टडी ऑफ सेवरल डिफरेंट एटियोलॉजिकल फैक्टर। तो जो ये स्टेटमेंट ये केस कंट्रोल स्टडी के लिए ना कि कोहोर्ट स्टडी के लिए है। सो जो स्टेटमेंट है कोहोर्ट स्टडी इज सुटेबल टू स्टडी रेयर डिजीजेस एंड सेवरल डिफरेंट एटियोलॉजिकल फैक्टर्स कैन बी एग्जामिन्ड इन अ सिंगल स्टडी, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ऐसा कोहोर्ट स्टडी में नहीं होता है बल्कि केस कंट्रोल स्टडी में होता है। अब एडवांटेज ऑफ कोहोर्ट स्टडी, तो एडवांटेज में है कंपैरिजन ग्रुप आर फॉर्म्ड बिफोर डिजीज डेवलप्स, certain forms of bias can be minimized like misclassification of individuals into exposed and unexposed group. So in a cohort study we can determine incidence rates directly in those exposed and those not exposed. ये स्टेटमेंट सही है, ये कोहोर्ट स्टडीज का ही स्टेटमेंट है। सो केस कंट्रोल स्टडी ये इफेक्ट से कॉज की तरफ जाता है एंड कोहोर्ट स्टडी कॉज से इफेक्ट की तरफ जाता है। सो कोहोर्ट स्टडीज में है स्टार्ट्स विद पीपल एक्सपोज टू दिस फैक्टर और सस्पेक्टेड कॉज। केस कंट्रोल में सुटेबल फॉर द स्टडी ऑफ रेयर डिजीजेस, जबकि कोहोर्ट स्टडीज में इनअप्रोप्रिएट व्हेन द डिजीज और एक्सपोजर अंडर इन्वेस्टिगेशन इज रेयर। तो अगर रेयर डिजीज का स्टडी करें तो केस कंट्रोल स्टडी करेंगे ना कि कोहोर्ट स्टडी करेंगे एंड इट इज इंसिडेंस रेट्स। क्वेश्चन नंबर 21, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। इसमें लिस्ट 1 में डिजीज है एंड लिस्ट 2 में ऑक्यूपेशन। लिस्ट 1 is bichinosis, anthracosis, bagasosis, bladder cancer. And occupation it is sugarcane factory, dye stuff and dyeing industry, textile industry, coal mines. These are the options. And the answer is bichinosis is for in textile industry, anthracosis, coal mines, bagasosis, sugarcane factory, bladder cancer, dye stuff and dyeing industry. तो बिजनेसेस वैसे लोगों को ज़्यादा होता है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं और वो जो कॉटन का इनहेलेशन होता है उसके कारण बिजनेसेस होता है। एंथ्राकोसिस कोल माइनर्स में एंथ्रासाइट कोल का बेस्ट क्वालिटी होता है टाइप में, लाइक एंथ्रासाइट बिटुमेन पीट लिग्नाइट, तो एंथ्रासाइट बेस्ट वन है। तो एंथ्राकोसिस कोल माइनर्स को ज़्यादा होता है क्योंकि वो जो कोल के पार्टिकल्स हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाते हैं। बैगेसोसिस केन शुगर इंडस्ट्री में शुगर केन का फाइबर का कारण ये प्रॉब्लम होगा। कैंसर ब्लैडर डाई स्टफ एंड डाइंग इंडस्ट्री, जो डाई इंडस्ट्री में काम करते हैं वैसे लोगों को ब्लैडर कैंसर का चांसेस ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 22, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, एंटी-मुलरिन हार्मोन इज नॉट secreted by Sertoli cells of testis and granulosa cells of ovary. Statement 2, absence of anti-mullerian hormone results in hermaphroditism in males. These are the options. And the answer is statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. Anti-mullerian hormone is expressed by granulosa cells of ovary and anti-mullerian hormone production by Sertoli cells of testis. ये दोनों होता है इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है, जबकि एंटी मुलेरिन हार्मोन इज नॉट सीक्रेटेड बाय, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि दोनों से ओवरी से एंड टेस्टिस से दोनों से एंटी मुलेरिन हार्मोन सीक्रेट होता है एंड मुलेरिन रीजनरेशन फैक्टर इसी को एंटी मुलेरिन हार्मोन कहते हैं। तो ये सर्टोली सेल से सीक्रेट होता है, इसलिए जो स्टेटमेंट है वो गलत है कि एंटी मुलेरिन हार्मोन इज नॉट सीक्रेटेड बाय सर्टोली सेल्स ऑफ टेस्टिस एंड ग्रैन्युलोसा सेल्स ऑफ ओवरी। तो नॉट नहीं होगा बल्कि ये सीक्रेट होता है। एंड एंटी-मुलरिन हार्मोन के प्रॉब्लम के कारण ये इंटरसेक्स में होता है। सो एब्सेंस ऑफ एंटी-मुलरिन हार्मोन रिजल्ट्स इन hermaphroditism इन मेल्स। तो इंटरसेक्स का ही एक सेकेंड वर्ड है hermaphrodite। तो अगर एंटी-मुलरिन हार्मोन का एब्सेंस रहेगा तो वैसे केस में इंटरसेक्स यानी कि hermaphrodite मेल होंगे।
क्वेश्चन नंबर 23, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में फंडल हाइट है 16 वीक, 24 वीक, 32 वीक एंड 36 वीक्स। एंड लिस्ट 2 में फंडल हाइट का लेवल है कि कहाँ पर रहेगा। तो फंडल हाइट एट एनसेफो कार्टिलेज, फंडल हाइट करस्पॉन्डेंस टू जंक्शन ऑफ अपर एंड मिडल थर्ड फ्रॉम अम्बलाइकस एंड जिफार्ड प्रोसेस, midway between symphysis pubis and umbilicus, and just above umbilicus. These are the options. And the answer is 16 weeks, midway between between symphysis pubis and umbilicus. 24 week, just above umbilicus. 32 week, fundal height corresponds to junction of upper and middle third from umbilicus and gifford process. 36 week, fundal height at ensiform cartilage. The height of the uterus is midway between the symphysis pubis and umbilicus at 16 week, यानी symphysis pubis से umbilicus का जो midway ठीक बीच का जो पॉइंट हो वहाँ पर वो 16th वीक में रहता है। एट द लेवल ऑफ umbilicus एट 24th वीक, यानी umbilicus के लेवल पर 24th वीक में रहेगा यूट्रस का फंडस। and at the junction of lower third and upper two-third of distance between the umbilicus and ensiform cartilage, ensiform cartilage जिफार्ड प्रोसेस को ही कहते हैं, तो वहाँ पर जो कार्टिलेज होगा सो दोनों सेम ही वर्ड है। वहाँ पर अम्बलाइकस और एंसिफॉर्म कार्टिलेज का जो बीच का फेज है वहाँ पर वो 28 वीक में होता है, जहाँ पे अपर और लोअर 1/3 मैच करता है। सो फंडल हाइट नीचे से देखा जाए तो सबसे नीचे सिम्फिसिस प्यूबिस, उसके ऊपर 16 वीक में रहता है मिडवे बिटवीन सिम्फिसिस प्यूबिस एंड अम्बलाइकस। उसके ऊपर 24th वीक में अम्बलाइकस के पास। उसके ऊपर 28 वीक में जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर थर्ड। जो सबसे हाईएस्ट है यानी कि 36 वीक पे वहाँ पे हाईएस्ट होता है वो जिफार्ड प्रोसेस या फिर एंसिफॉर्म कार्टिलेज के पास होता है। एंड 24 वीक जहाँ पे अम्बलाइकस है, इस लेंथ को यानी 36 वीक एंड 24 वीक का जो दो रेंज है उस एरिया को 3 इक्वली पार्ट में बांटते हैं हाइपोथेटिकली। तो जो लोअर 1/3 है उसको 28 वीक लेवल पे होता है, जो अपर 1/3 है उस लेवल पे 32 वीक पे होता है। तो जो जंक्शन हुआ अपर एंड मिडल थर्ड का वो 32 वीक, एंड जो जंक्शन हुआ मिडल एंड लोअर थर्ड का वो 28 वीक। तो ये फंडल हाइट सबसे ऊपर 36 वीक, तो 32 वीक पे होता है, फिर 36 वीक पे जाता है, फिर आफ्टर एंगेजमेंट जो हेड है वो नीचे आता है, इसके कारण फंडल हाइट फिर से नीचे आकर के 40 वीक पे 32 वीक के लेवल पे होता है। Question number 24. Cushman's spiral are seen in the sputum of patient with A. Tuberculous cavity in lung, B. Bronchial asthma, C. Lung abscess, D. Bronchiectasis. And the answer is bronchial asthma. So asthma में the mucus plugs contain normal or degenerated respiratory epithelium forming twisted strips called Cushman spiral. तो वो एपिथेलियम का एक ट्विस्टेड पोर्शन होता है जिसको भी कश्मर स्पाइरल कहते हैं, ये स्पाइरल शेप का होता है। तो इस फिगर में जो स्पाइरल शेप दिख रहा है वो कश्मर स्पाइरल है। एक और क्रिस्टल होता है जिसको कि चाकोट लेडेन क्रिस्टल बोलते हैं, ऊपर जो हाईलाइटेड है चाकोट लेडेन क्रिस्टल, तो ये दोनों ब्रोंकियल एस्मा में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 25. Given below are two statements. One is labeled as assertion and another one is reason. Assertion है, in partial hanging, constrictive force is less but congestive changes are more marked. And the reason है, in partial hanging, carotid arteries and jugular veins are completely occluded but vertebral arteries continue to supply blood to head. ये options है, and the answer is assertion and reason दोनों करेक्ट है, एंड जो assertion reason है वो assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। Partial hanging, the constrictive force is less and congestive changes are more marked because carotid arteries and jugular veins are occluded but vertebral arteries continue to supply blood to the head. जो स्टेटमेंट था दैट इन पार्शियल हैंगिंग कंस्ट्रक्टिव फोर्स इज लेस बट कंजेस्टिव चेंजेस आर मोर मार्क्ड, ये स्टेटमेंट सही है। एंड इन पार्शियल हैंगिंग कैरोटिड आर्टरीज एंड जुगुलर वेन्स आर कंप्लीटली ऑक्लूडेड बट वर्टेब्रल आर्टरीज कंटिन्यू टू सप्लाई ब्लड टू हेड, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, और जो रीजन है वो असर्शन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 26. सिंगल लार्जेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया इज A. ग्लाउकोमा, B. defective errors,
C. Cataract. D. Trachoma. And the answer is cataract. Cataract is the biggest cause of blindness in India. Question number 27. The common cause of communicating hydrocephalus is A. Aqueductus stenosis, B. Caudal plexus papilloma, C. Subarachnoid hemorrhage, and D. meningitis. And the answer is subarachnoid hemorrhage. So hydrocephalus, this is the condition that occurs due to disturbance of CSF, that is cerebrospinal fluid flow, and imbalance between CSF production and absorption. या तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है या फिर एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो रहा है. कॉर्ड प्लेक्सस के कारण प्रोडक्शन होता है एंड विलाई के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है, एरेक्नॉइड विलाई के थ्रू. अगर ये इम्बैलेंस होगा तो वैसे केस में हाइड्रोसेफलस हो सकता है. उसका दो टाइप होता है. तो जो कम्युनिकेटिंग होगा वो ड्यू टू सब एरेक्नॉइड स्पेस होगा, यानी कि एरेक्नॉइड के नीचे जो स्पेस है वहां पर अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो वैसे केस में कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस होगा. क्वेश्चन नंबर 28. Menorrhagia can be presenting complaint in all conditions except one of the following. Choose the correct one. A. Asherman syndrome. B. Polycystic ovarian syndrome. C. Adenomyosis. D. Endometriosis. And the answer is Asherman syndrome. So menorrhagia is defined as cyclic bleeding at normal interval. The bleeding is either excessive in amount or duration. तो इंटरवल सेम रहता है बट या तो अमाउंट ज़्यादा रहेगा या फिर ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग्ड रहेगा, उसको मेनोरजिया कहेंगे. उसी को हाइपरमेनोरिया भी कहते हैं. तो कॉज में एडेनोमायोसिस है, पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस है, बट एशरमन सिंड्रोम नहीं होगा बिकॉज एशरमन सिंड्रोम में मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज इंक्लूड हाइपोमेनोरिया, यानी कि ड्यूरेशन कम होता है, और ओलिगोमेनोरिया यानी कि अमाउंट कम होगा, या फिर एमेनोरिया हो सकता है यानी कि मेंसेस एब्सेंट रहेगा. तो इसमें मेनोरेजिया नहीं होता है. सो द आंसर इज एशरमन सिंड्रोम. क्वेश्चन नंबर 29. फॉलोइंग एक्टिव प्रिंसिपल्स आर फाउंड इन एट्रोपा बेलाडोना एक्सेप्ट ए. हायोसाइमिन, बी. इमेटीन, सी. एट्रोपिन, डी. स्कोपोलामीन. एंड द आंसर इज इमेटीन. एट्रोपा बेलाडोना जो एक्टिव प्रिंसिपल्स है वो है हायोसाइमिन, एट्रोपिन, स्कोपोलामीन, बट इमेटीन नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 30. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ रैंसन्स क्राइटेरिया फॉर सेवरिटी असेसमेंट ऑफ एक्यूट पैंक्रेटाइटिस. ए. एज ऑफ मोर देन 55 years, ब्लड ग्लूकोज ऑफ मोर देन 200 mg per deciliter, LDH 350 international unit per liter, serum creatinine more than 3.5 mg per deciliter, and PaO2 more than 201 to 300. These are the options, and the answer is A, B, C. यानी कि एज ऑफ 45 years होगा, ब्लड ग्लूकोज मोर देन 200 mg per deciliter होगा, और LDH 350 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होगा. तो एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में ब्लड ग्लूकोज है जो कि मोर देन 200 mg पर डेसीलीटर है, एंड एज 55 years से ज़्यादा, सीरम LDH 350 से ज़्यादा. बाकी क्राइटेरिया इसे मैच नहीं करता है. इसके लिए एक निमोनिक है रैंसन्स क्राइटेरिया के लिए, गलोचॉप्स, वेयर G stands for glucose, A for age, L for LDH that is lactate dehydrogenase, A for AST that is aspartate transaminase, W for WBCs, C for calcium, H for hematocrit, O stands for oxygen, B for BUN that is blood urea nitrogen. ये ब्लड में जितना नाइट्रोजन मिक्सड है वो उस अमाउंट को कैलकुलेट करता है BUN. फिर अगेन B से बेस, एंड S स्टैंड फॉर सिक्वेस्टर्ड फ्लूइड. Question number 31. A 55-year-old male smoker presented with a slow-growing painless swelling below the right ear over the angle of jaw. On examination, the swelling was found to be soft and cystic, non-tender, smooth, and well-defined. The most probable diagnosis of the case is A. Warthin's tumor, B. Tubercular lymphadenopathy, C. Pleomorphic adenoma, D. Adenocarcinoma of parotid gland. And the answer is Warthin's tumor. तो वाथिंस ट्यूमर इसी को एडेनोलिम्फोमा भी कहते हैं और पेपिलरी सिस्टेडेनोमल लिम्फोमेटोसम भी कहते हैं.
एंड इसके क्लिनिकल फीचर में ये मिडिल एज्ड को होता है और एल्डरली मेल्स को, दे आर स्मोकर्स, एंड ये बायलेटरल होगा, इसमें स्मूथ सरफेस होता है, सॉफ्ट सिस्टिक कंसिस्टेंसी रहता है, यानी कि सिस्ट लाइक रहेगा, एलिवेटिंग द ईयर लोब्यूल, तो उसके कारण जो ईयर लोब्यूल रहेगा वो एलिवेटेड रहेगा। द आंसर इज वाथिंस ट्यूमर। क्वेश्चन नंबर 32, लिस्ट 1 में प्लासेंटा है, एबनॉर्मल प्लासेंटा, एंड लिस्ट 2 में उसका पोजीशन है। सो पहले लिस्ट 1 में है प्लासेंटा मेम्ब्रेनेसी, बैटल डोर प्लासेंटा, वेलेमेंटस प्लासेंटा एंड प्लासेंटा एक्रीटा, एंड लिस्ट 2 में कॉर्ड इज अटैच्ड टू मार्जिन ऑफ प्लासेंटा, कॉर्ड इज अटैच्ड टू मेम्ब्रेन, placenta is directly anchored to myometrium, placenta is unduly thin and large. These are the options, and the answer is placenta membranaceae, placenta is unduly thin and large, battledore placenta, cord is attached to margin of placenta, filamentous placenta, cord is attached to membranes, placenta accreta, placenta is directly anchored to myometrium. प्लासेंटा मेम्ब्रेनेसी, ये बहुत पतला रहता है और बहुत ज़्यादा एरिया में कैप्चर्ड रहता है, जिसके कारण प्लासेंटा प्रीविया का भी चांसेस रहता है। सो प्लासेंटा मेम्ब्रेनेसी, द प्लासेंटा इज अनड्यूली लार्ज एंड थिन, तो साइज में ये लार्ज रहेगा बट पतला रहेगा। बैटल डोर प्लासेंटा, द कॉर्ड इज अटैच टू द मार्जिन ऑफ द प्लासेंटा, तो प्लासेंटा के मार्जिन पर ये अटैच रहता है, ये बैटल डोर प्लासेंटा है। फिलामेंटस प्लासेंटा, द कॉर्ड इज अटैच टू द मेम्ब्रेन्स, तो मेम्ब्रेन्स के थ्रू ये अटैच रहेगा, तो ये फिलामेंटस प्लासेंटा है। प्लासेंटा एक्रीटा, ये मॉर्बिडली अटैच्ड प्लासेंटा का टाइप है। प्लासेंटा एक्रीटा इज द अटैचमेंट ऑफ प्लासेंटा डायरेक्टली टू द मायोमेट्रियम, द मायोमेट्रियम से डायरेक्टली अगर वो अटैच्ड रहे तो ये प्लासेंटा एक्रीटा है। तो मॉर्बिडली अटैच्ड प्लासेंटा बेसिकली 3 टाइप का होता है, जो ऊपर में है वो नॉर्मल है, देन एक्रीटा, इनक्रीटा एंड परक्रीटा, जो परफोरेट कर जाता है यूट्रस को वो परक्रीटा है, और जो इससे कोई कनेक्शन नहीं है एकदम नॉर्मल है, जो नॉर्मल कंडीशन में होता है वो नॉर्मल है, उसके बाद जब थोड़ा सा डेविएट होता है वो एक्रीटा है, और ज़्यादा क्रॉस करता है तो इनक्रीटा है, एंड अल्टीमेटली वो परक्रीटा है। So abnormal placental attachment, placenta accreta, placenta increta, placenta percreta. प्लासेंटा एक्रीटा इसको फर्स्ट डिग्री भी कहा जा सकता है। अटैच टू द प्लासेंटा टू द यूट्रस इज डीपर दैन नॉर्मल बट नॉट डीप इनफ टू एक्चुअली पेनिट्रेट द यूट्रस मसल, तो डीप है बट नॉर्मल से ज़्यादा डीप है, बट इतना डीप नहीं कि वो यूट्राइन मसल को पेनिट्रेट करे। ये मोस्ट फ्रिक्वेंट टाइप है जो कि लगभग 75% केसेज में मिलता है इन एबनॉर्मल 1। ये प्लासेंटा इनक्रीटा, ये सेकेंड डिग्री है। द प्लासेंटा इन्वेड्स द मायोमेट्रियम, तो वो मायोमेट्रियम क्रॉस करता है। ये सेकेंड मोस्ट कॉमन है जो कि अबाउट मोर देन 15% ऑफ केसेस में होता है। प्लासेंटा परक्रीटा, जिसमें वो परफोरेट कर जाता है, थर्ड डिग्री है, मोस्ट सिवियर टाइप। द प्लासेंटा इन्वेड्स द सेरोसा एंड इवन द ब्लैडर, तो मस्कुलर लेयर के बाद जो सेरोस लेयर है उसको भी वो क्रॉस कर जाता है, इनफैक्ट वो ब्लैडर तक ही पहुंच सकता है। ये लिस्ट कॉमन फॉर्म है, लेस देन 5% ऑफ केसेस में ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 33, मिनिमल चेंज ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हैज फॉलोइंग फीचर्स। ए, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रेन। बी, नेफ्रोटिक रेंज ऑफ प्रोटीन्यूरिया। माइक्रोस्कोपिक हेमेटूरिया इज इनएविटेबल। हाइपरटेंशन इज यूजुअल। Electron microscopy reveals retraction of epithelial foot process along with obliteration of slit pores. These are the options, and the answer is A, B and E. ये तीनों स्टेटमेंट सही है। That it is most common cause of nephrotic syndrome in children. Nephrotic range of proteinuria. Electron microscopy reveals retraction of epithelial foot process along with obliteration of slit pores. सो मिनिमल चेंज नेफ्रोपैथी, इसमें फुट प्रोसेस अफेक्टेड होता है, तो इट इज मोस्ट केसेज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन में जो ज़्यादा नेफ्रोटिक सिंड्रोम कंडीशन होता है वो मिनिमल चेंज नेफ्रोपैथी के कारण होता है। तो जो स्टेटमेंट है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रेन, ये स्टेटमेंट सही है। बट फ्यूजन ऑफ पोडोसाइट फुट प्रोसेस इज ऑब्जर्व ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, तो पोडोसाइट फुट प्रोसेस जब वो फ्यूज रहता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी रिवील्स रिट्रैक्शन ऑफ एपिथेलियल फुट प्रोसेस along with obliteration of slit pores, ये स्टेटमेंट भी सही है। एंड यहाँ पे 2 पोर्शन है,
एक साइड में प्रोटीन्यूरिया ज़्यादा है वो नेफ्रोटिक्स में, एंड दूसरे साइड जब नेफ्राइटिक जाता है तो हीमोचूरिया ज़्यादा है। तो बीच में जो दो ट्रायंगल है, जो ऊपर नीला ट्रायंगल है वो हीमोचूरिया का है और जो नीचे ग्रीनिश ट्रायंगल है वो प्रोटीन्यूरिया का है। कि धीरे धीरे जब नेफ्रोटिक से नेफ्राइटिक में जाते हैं तो प्रोटीन्यूरिया घटता है बट हीमोचूरिया बढ़ता है। तो ये नेफ्रोटिक कंडीशन है, तो इसमें प्रोटीन्यूरिया भी जो होता है मिनिमल चेंज नेफ्रोपैथी में वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम जैसा होता है, ना कि नेफ्राइटिक सिंड्रोम जैसा होता है। सो नेफ्रोटिक रेंज ऑफ प्रोटीन्यूरिया, जो प्रोटीन्यूरिया होगा वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम जैसा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। सो नेफ्रोटिक इंजरी टू पोडोसाइट होता है, एंड ओवर प्रोटीन्यूरिया बहुत ज़्यादा प्रोटीन्यूरिया होगा, एंड हाइपोटेंशन होता है, ना कि हाइपर। तो हाइपोटेंशन नहीं होगा, हाइपरटेंशन होगा। इसलिए माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया इज इनएविटेबल, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हेमेचूरिया नहीं होता है, प्रोटीन्यूरिया होता है। एंड हाइपरटेंशन इज यूजुअल, ये भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हाइपरटेंशन नहीं होता बल्कि हाइपोटेंशन होता है। क्वेश्चन नंबर 34, लिस्ट 1 में पोजीशन है मेडिस्टिनम का, एंटीरियर मेडिस्टिनम, मिडिल मेडिस्टिनम, पोस्टीरियर मेडिस्टिनम एंड सुपीरियर मेडिस्टिनम। एंड लिस्ट 2 में ट्रैकिया, हार्ट, एजाइगस वेन, स्टेनोपेरिकार्डियल लिगामेंट, यानी जो कंटेंट है वो लिखा हुआ है लिस्ट 2 में। These are the options. And the answer is एंटीरियर मेडिस्टिनम में स्टेनोपेरिकार्डियल लिगामेंट होता है जिससे हार्ट स्टर्नम से अटैच्ड रहता है। मिडिल मेडिस्टिनम में हार्ट होता है, पोस्टीरियर मेडिस्टिनम में एजाइगस वेन एंड सुपीरियर मेडिस्टिनम में ट्रैकिया। मेडिस्टिनम मीन्स इंटरमीडिएट, लैटिन वर्ड है। इट इज अ मिडिल स्पेस लेफ्ट इन थोरैसिक कैविटी बिटवीन द लंग्स, यानी कि लंग्स के बीच में जो स्पेस है उसको मेडिस्टिनम कहते हैं। ये बेसिकली दो पोर्शन में है, जो ऊपर है वो सुपर मेडिस्टिनम है, जो नीचे है वो इंफीरियर मेडिस्टिनम है। इंफीरियर मेडिस्टिनम फिर फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एंटीरियर मेडिस्टिनम, मिडिल मेडिस्टिनम एंड पोस्टीरियर मेडिस्टिनम। तो ये सब डिवीजन है मेडिस्टिनम का। जो ऊपर ऑरेंज शेडेड एरिया है वो सुपीरियर मेडिस्टिनम है, जो ग्रीनिश है तो नीचे पोर्शन तो तीनों इंफीरियर में ही आया, जो ग्रीनिश है वो एंटीरियर हुआ, जो बीच में पिंकिश है जिसमें हार्ट होता है वो मिडिल मेडिस्टिनम हुआ, और जो पर्पलिश शेडेड एरिया है हार्ट के पिछले रीजन में वो पोस्टीरियर मेडिस्टिनम है। सो एंटीरियर मेडिस्टिनम में स्टेनोपेरिकार्डियल लिगामेंट मिलता है, उसी से हार्ट और स्टर्नम कनेक्टेड होता है। मिडिल मेडिस्टिनम में हार्ट होता है, हार्ट का सबसे मिडिल मेडिस्टिनम का सबसे इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है वो हार्ट ही है। पोस्टीरियर मेडिस्टिनम में एजाइगस वेन होता है एंड सुपीरियर मेडिस्टिनम में ट्रैकिया होता है। क्वेश्चन नंबर 35, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, one is labeled as assertion and the another one is reason. Assertion है myasthenia gravis is an autoimmune disorder and reason है it is due to autoantibodies formed against the voltage gated calcium channels on presynaptic motor nerve terminals. These are the options and the answer is assertion is correct but reason is not correct. So myasthenia gravis is an autoimmune disease, ये एक autoimmune disease है और इसमें ऑटो एंटीबॉडीज होता है। सो myasthenia gravis is an autoimmune disease, ये स्टेटमेंट सही है, बट 2 कंडीशन होता है, एक होता है myasthenia gravis, एक होता है लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम। myasthenia gravis में एंटीबॉडीज जो होता है वो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट में बनता है, जिसके कारण एसिटाइल कोलिन जो है वो रिसेप्टर से अटैच नहीं हो पाता है, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसके कारण फर्दर प्रोसेस नहीं हो पाता है एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स का एबनॉर्मलिटी के कारण ये डिजीज होता है। जबकि लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम में एंटीबॉडीज टू प्रीसिनेप्टिक कैल्शियम चैनल, तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में नहीं है बल्कि लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम के बारे में है कि एंटीबॉडीज जो होता है वो प्रीसिनेप्टिक कैल्शियम चैनल्स के अगेंस्ट बनता है। So the statement here is due to autoantibodies formed against the voltage-gated calcium channels on presynaptic motor nerve terminal। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए नहीं है बल्कि ये स्टेटमेंट लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम का है। क्वेश्चन नंबर 36, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ टाइप ऑफ A measure of dispersion, B measure of central tendency, C correlation, D test of significance, and the answer is measure of dispersion। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में ही रेंज होता है, एवरेज डिवीजन होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन होता है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन जो है वो मेजर ऑफ डिस्पर्शन का टाइप है। क्वेश्चन नंबर 37,
Common site of hypertensive bleeding is in A. Pons, B. Medulla, C. Cerebellum, D. Putamen. And the answer is putamen. The common site of hypertensive intracerebral hemorrhage are the region of basal ganglia, particularly the putamen. तो basal ganglia में भी जो putamen है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग होता है. तो पुटामेन जो रेड इंडिकेटेड शेडेड एरिया है वो पुटामेन है. जो पिंकिश एरिया जो थैलेमस है, सो जो रेडिश एरिया है वो पुटामेन है जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग का चांसेस होता है हाइपरटेंसिव ब्लीडिंग का. Question number 38. The following are the complications of acute pancreatitis except A. Hyperglycemia, B. Hypertriglyceridemia, C. Hypercalcemia, D. Encephalopathy. And the answer is hypercalcemia. क्योंकि हाइपरकैल्सीमिया नहीं होता बल्कि हाइपोकैल्सीमिया होता है. तो एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में हाइपोकैल्सीमिया होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा, हाइपरट्राइग्लाइसेडेमिया होगा एंड इंसेफेलोपैथी होता है. सो जो ऑप्शंस थे दैट इज हाइपरट्राइग्लाइसेडेमिया, हाइपरकैल्सीमिया एंड इंसेफेलोपैथी. तो ये सारा चीज़ होता है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है बट हाइपरकैल्सीमिया नहीं होता है. तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा, हाइपरट्राइग्लाइसेडेमिया होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा, ना कि हाइपरकैल्सीमिया होगा एंड एन्सेफेलोपैथी होगा. क्वेश्चन नंबर 39. Which of the following parasite completes its entire life cycle in man? A. Ascaris lumbricoides, B. Strongyloids, C. Hookworm, D. Trichuris. And the answer is Ascaris lumbricoides. The life cycle of Ascaris involve only one host, natural host man. There is no intermediate host. तो अपने पूरा लाइफ साइकिल सिर्फ एक ही होस्ट में कंप्लीट करता है एस्करिस एंड द होस्ट इज मैन. क्वेश्चन नंबर 40. ये भी असर्शन रीजन है. असर्शन अ प्राइमरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयंस एंड अ कंसिक्वेंट इन बाइकार्बोनेट आयंस. रीजन है इन कंपेंसेटरी रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस. The patient hyperventilates and reduces the arterial carbon dioxide level, thus moving pH back to normal. These are the options. And the answer is कि दोनों स्टेटमेंट सही है, असर्शन एंड रीजन, और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. सो CO2 और H2 जब मिलता है तो H2CO3 बनाता है कार्बोनिक एसिड, और जब वो ब्रेक करता है तो H प्लस एंड HCO3 माइनस बनता है. H प्लस यानी कि वो एसिडिक टेंडेंसी का हुआ. When metabolic activities increase, more amount of CO2 is produced in the tissues and the concentration of H plus increases. तो CO2 के एक्टिविटी बढ़ने से CO2 बढ़ता है, जिसके कारण कि H plus का आयन बढ़ता है. Increased H plus concentration increases the pulmonary ventilation, that is hyperventilation, by acting through the chemoreceptor. chemoreceptor पे एक्ट करने के कारण hyperventilation होता है. Due to hyperventilation, the excess of CO2 is removed. जब जोर से सांस लेते हैं तो CO2 रिमूव हो जाता है बॉडी से और फिर जो pH है वो नॉर्मल हो जाता है. तो प्राइमरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयंस एंड अ कंसिक्वेंट इन बाइकार्बोनेट आयन. ये स्टेटमेंट सही है. एंड इन कंपेंसेटरी रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस, जब कंपेंसेशन का बात करें, द पेशेंट हाइपरवेंटिलेट्स, उस चीज को नॉर्मल करने के लिए हाइपरवेंटिलेशन होता है एंड रिड्यूसेस द आर्टियल कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, thus moving pH back to normal. तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है. Question number 41. Which one of the following nerve innervates the mediastinal pleura? A. Vagus nerve, B. Splanchnic nerve, C. Phrenic nerve, D. Intercostal nerve. And the answer is phrenic nerve. Nerve supply of the pleura, the mediastinal pleura and central part of the diaphragmatic pleura by the phrenic nerve. तो phrenic nerve के थ्रू सप्लाई होता है mediastinal pleura. Question number 42. First external sign of putrefaction in a body lying in air is seen over the region of A. Stomach, B. Liver, C. Spleen, D. Cecum. And the answer is cecum. The first external sign of a putrefaction in a body living in air is usually a greenish discoloration of the skin over the region of cecum. तो सीकम वैटिलिएक फॉसा में होता है, इसी एरिया में ग्रीनिश डिस्कलरेशन होता है इन पिट्रीफैक्शन, और ये फर्स्ट साइन है.
Question number 43. The time interval between inoculation of infective larva and the first appearance of detectable microvilli is known as A. Pre-patent period, B. Latent period, C. Window period, D. Withdrawal period. And the answer is pre-patent period. Pre-patent period, the period from the entry of the infective third stage larva into human host till the first appearance of microvilli in circulation is called the biological incubation period or pre-patent period. It is usually about 8 to 12 months. Question number 44. Microalbuminuria is defined as A. Urinary albumin excretion of more than 300 mg per 24 hour, urinary albumin excretion of more than 30 mg per 24 hour and less than or equal to 300 mg per 24 hour, urinary albumin excretion of more than 20 mg per 24 hour and urinary albumin excretion of more than 20 mg per 24 hour and less than 200 mg per 24 hour. And the answer is urinary albumin excretion of more than 30 mg per 24 hour and less than or equal to 300 mg per 24 hour. इसको माइक्रोएल्बुमिनुरिया कहते हैं, इस ना रेंज को, 30 to 300 mg. Microalbuminuria estimated by radioimmunoassay, microalbumin 30 to 300 mg per day, इसको माइक्रोएल्बुमिनुरिया बोलेंगे. जब मैक्रोएल्बुमिनुरिया और एल्बुमिनुरिया जब वो 300 से एबव होगा तो वो मैक्रोएल्बुमिनुरिया है, एंड जब वो 30 to 300 रेंज में रहेगा तो वो माइक्रो है. Little's hernia is A. Hernia containing sigmoid colon, hernia containing urinary bladder, hernia containing Meckel's diverticulum, and hernia containing ovary. And the answer is hernia containing Meckel's diverticulum. Meckel's diverticulum जो कि persistent vitreovitrine duct का persistent पोर्शन है, वो जब इन्वॉल्व रहेगा हर्निया में तो उसको लिटल्स हर्निया कहते हैं. इट इज रेफर्ड टू अ हर्निया कंटेनिंग मेकल्स डायवर्टिकुलम, इसको लिटल्स हर्निया कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 46. विच ऑफ द फॉलोइंग लिगामेंट इज चिफली इलास्टिक इन नेचर? ए. डेल्टॉइड लिगामेंट, बी. लिगामेंटम फ्लेवा, सी. लिगामेंटम पैटेली, डी. कैप्सुलर लिगामेंट. एंड द आंसर इज लिगामेंटम फ्लेवा. The laminae of adjacent vertebrae are united by ligamentum flava made up of elastic fibers. So ligamentum flava जो elastic fibers का बना हुआ होता है, ये पेडिकल से वर्टिब्री का, एंड साइड का जो पोर्शन है वो लैमिना है, एंड लिगामेंटम फ्लेवा जो है वो सारे वर्टिब्रा को कनेक्ट करता है. लिगामेंटम फ्लेवा सिंगुलर में लिगामेंटम फ्लेवम कहते हैं, एंड फ्लेवा का मतलब येलो होता है. सो लैटिन में इसका लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है येलो लिगामेंट. अ सीरीज ऑफ लिगामेंट्स दैट कनेक्ट द वेंट्रल पार्ट्स ऑफ द लैमिनी ऑफ एडजेसेंट वर्टिब्री. दे हेल्प टू प्रिजर्व अपराइट पोस्चर, प्रिवेंटिंग हाइपरफ्लेक्शन एंड इंश्योरिंग दैट द वर्टिब्रल कॉलम स्ट्रेटन्स आफ्टर फ्लेक्शन. यानी ये हाइपरफ्लेक्शन अगर बहुत ज्यादा बेंड कर रहा है कंडीशन, उसको कंट्रोल करता है. एक अपराइट पोस्चर जो स्ट्रेट पोस्चर रहेगा उसको मेंटेन करता है, एंड आफ्टर फ्लेक्शन बॉडी जो स्ट्रेट होगा वर्टिब्रल कॉलम, उसमें भी ये हेल्प करता है लिगामेंट. जो ग्रीनिश इंडिकेटेड एरिया है यही लिगामेंटम फ्लेवम है. इन हाइपरकैलमिया द मोस्ट प्रोमिनेंट ECG चेंज इज A. tall QRS complexes, B. short PR interval, C. prolonged PR interval, D. tall T waves. And the answer is tall T waves. So hyperkalemia condition में T wave is tall and tented, वो tall होगा. Question number 48. इसमें दो स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट 1, द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज इज बेस्ट एस्टेब्लिश्ड बाय कोहोर्ट स्टडीज, एंड स्टेटमेंट 2, longitudinal studies are useful to study the natural history of disease and its outcome. These are the options, and the answer is both statement 1 and statement 2 are correct. The natural history of disease is best established by cohort studies. So जो statement है, the natural study of disease is best established by cohort studies, same line है,
ये स्टेटमेंट सही है। एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज आर यूजफुल टू स्टडी द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीजेस एंड इट्स फ्यूचर आउटकम। अगेन जो स्टेटमेंट है लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज आर यूजफुल टू स्टडी द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज एंड इट्स आउटकम, ये भी एग्जैक्ट सेम लाइन है और ये दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 49, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 में डिजीज सिंड्रोम का नाम है एंड लिस्ट 2 में उसका कॉज है। लिस्ट 1 कॉलमन सिंड्रोम, मेयर डॉटकिंसी कस्टलर हॉसन सिंड्रोम, शीहान सिंड्रोम, एशमन सिंड्रोम। एंड लिस्ट 2 में पिट्यूटरी डिस्ट्रक्शन बाय इस्चीमिया, लो और एब्सेंट गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यूटेराइन सिनकी, एब्सेंस ऑफ यूटेरस। These are the options. And the answer is Kallman syndrome is due to low or absent gonadotropic releasing hormone. Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser syndrome is in case of absence of uterus. Sheehan syndrome, pituitary destruction by ischemia. And Asherman syndrome, इसी का एक और नाम uterine synecdoche है. So Kallman syndrome is due to inadequate gonadotropic releasing hormone pulse secretion due to delayed FSH and LH. सो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होता है वो अमाउंट कम होता है और उसके कारण अल्टीमेटली फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन डिक्रीज हो जाता है जो कि पिट्यूटरी से निकलता है. एंड मेयर-रॉकिटान्स्की कस्टलर हॉसर सिंड्रोम, उसमें यूट्रस एब्सेंट होता है, ये एक मुलेरियन एजेनेसिस है. शीहान सिंड्रोम, देयर इज पार्शियल और कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ पिट्यूटरी बाय इस्चीमिया. तो शीहान सिंड्रोम में पिट्यूटरी इस्चीमिया होता है. शीहान सिंड्रोम जनरली पोस्टपार्टम कंप्लेन में होता है. तो पोस्टपार्टम आफ्टर डिलीवरी हैमरेज होता है एंड हैमरेज के कारण हाइपोटेंशन होता है दैट अल्टीमेटली लीड्स टू इस्चीमिया एंड उसके बाद पिट्यूटरी प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाता है एंड उसके कारण वहाँ नेक्रोसिस हो जाता है. सो इसका दो हाइपोथेटिकल कंडीशन है. एक डिलीवरी होगा, डिलीवरी के बाद जो पोस्टपार्टम हेमरेज होता है पीपीएच उसके कारण हाइपोटेंसिव शॉक होगा, या फिर आफ्टर डिलीवरी जो ट्रोमेटिक इंजरी होता है वेसल्स में जिसके कारण डीआईसी होगा, डिसेमिनेटेड इंटरवेस्कुलर कोएगुलोपैथी फॉलोइंग डिलीवरी, उसके कारण अगर एक्सेसिव हेमरेज हो रहा है दोनों ही केसेस में हाइपोटेंसिव शॉक होगा यानी कि बीपी बहुत लो रहेगा. दैट लीड्स टू इस्चेमिक नेक्रोसिस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. इसी कंडीशन को शीहान सिंड्रोम बोलते हैं. एंड जब पिट्यूटरी प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा देन देयर विल बी डिफिशिएंसी ऑफ प्रोलैक्टिन जिससे कारण फेलियर ऑफ लैक्टेशन होगा, लॉस ऑफ एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर, एमेनोरिया बिकॉज एलएच एंड एफएसएच सीक्रेट नहीं होगा, स्टेरिलिटी एंड लॉस ऑफ लिबिडो, डिफिशिएंसी ऑफ टीएसएच के कारण हाइपोथायराइडिज्म होगा एंड डिफिशिएंसी ऑफ एसीटीएच एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन के कारण एडिसन्स डिजीज होगा जिसको एड्रिनल इनसफिशिएंसी भी कहते हैं. दो टर्म है, एक है शीहान सिंड्रोम और एक है सिमन्स डिजीज. शीहान सिंड्रोम फीमेल में होता है एंड सेम कंप्लेन अगर मेल में हो तो उसको सिमन्स सिंड्रोम बोलते हैं. डिफरेंस ये है कि शीहान सिंड्रोम आफ्टर पोस्टपार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस है, वो आफ्टर डिलीवरी होता है, बट इसमें रीजन कोई और हो सकता है जिससे कान की हेमरेज हो रहा है एंड बीपी लो हो रहा है जिससे कान की पिट्यूटरी का नेक्रोसिस होगा. सिमिलर प्रोसेस विदाउट प्रिसीडिंग प्रेगनेंसी. तो वैसे कंडीशन में भी जो पॉइंट सिमिलर है लाइक लॉस ऑफ एक्सिलरी हेयर, प्यूबिक हेयर, स्टेरिलिटी एंड लॉस ऑफ लिबिडो, ये सारे कंडीशन सिमन्स सिंड्रोम में भी होगा. यूटेराइन सिनेकी, इसका एक और नाम है एशरमन सिंड्रोम. सो ये मैच होगा. क्वेश्चन नंबर 50. Which one of the following is a permanent contraindication of breastfeeding? A. Acute puerperal illness in mother. B. Puerperal psychosis in mother. C. Low birth weight of baby. D. Herpes simplex lesion of the breast. And the answer is puerperal psychosis in mother. So contraindication है ब्रेस्ट फीडिंग में, कुछ टेम्पररी है कुछ परमानेंट है. तो एक्यूट पुर्पेरल इलनेस, herpes simplex lesion of the breast and very low birth weight of baby, ये सारा टेम्पररी है, जबकि पुर्पेरल साइकोसिस जो है वो परमानेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन है.
Question number 51. The blood in the blood vessel doesn't clot primarily due to A. Sodium citrate in plasma chelates calcium ions. B. Thrombin has positive feedback on plasminogen. C. Vascular endothelium is smooth, is coated with glycocalyx. D. Vitamin K antagonists and are present in plasma. एंड द आंसर इज वैस्कुलर एंडोथेलियम इज स्मूथ इज कोटेड विथ ग्लाइकोकैलिक्स, यानी जो वैस्कुलर एंडोथेलियम है आर्टरी का वो ग्लाइकोकैलिक्स से कोटेड है, इसे कारण वेसल्स के अंदर क्लॉट्स नहीं बनते हैं. Important components of immune system that must be able to travel to a specific region of the body when needed. In arterial vascular tissue, the glycocalyx also inhibit coagulation and leukocyte adhesion. तो एक तो वो कोएगुलेशन नहीं होने देता है और ल्यूकोसाइट जो कि इम्पोर्टेंट है उसको भी एडिशन सरफेस पे वो एडहेयर ना करे, इस चीज को रोकता है ग्लाइकोकैलिक्स. क्वेश्चन नंबर 52. Caterpillar hump anomaly is found in A. Hepatic artery, B. Cystic artery, C. Celiac artery, D. Gastroduodenal artery. And the answer is hepatic artery. तो जो येलो कलर से इंडिकेटेड है वो कैटरपिलर हम्प है ऑफ RHA, दैट इज राइट हेपेटिक आर्टरी. इट इज अ वेरी वेरी टॉर्चुअस हेपेटिक आर्टरी. कैटरपिलर टर्न ऑफ मोनियन हम्प. तो कैटरपिलर हम्प को ही मोनियन हम्प कहते हैं. इट रन्स इन फ्रंट ऑफ द ऑरिजिन ऑफ सिस्टिक डक्ट, यानी कि जो गॉल ब्लैडर से डक्ट आता है सिस्टिक डक्ट उसके पास होता है. क्वेश्चन नंबर 53. यहाँ दो स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट 1. 80% of amoebic liver abscess is a single large abscess occur commonly in the left posterior superior region of liver. And statement 2 is pus in amoebic liver abscess is chocolate brown in color called anchovy sauce pus. These are the options. And the answer is statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. More often located in the right lobe in posterior superior portion. तो posterior superior portion में होता है बट right lobe में होता है, नहीं कि left lobe में है. Amoebic liver abscess are usually solitary, यानी कि single होता है and right lobe में होता है. The center of the abscess contains large necrotic area having reddish brown thick pus resembling anchovy और chocolate sauce. तो anchovy और chocolate sauce के जैसा वो रिसेंबल करता है. ये स्टेटमेंट सही है. और ये 80% ऑफ अमीबिक लीवर एब्सेस इज अ सिंगल लार्ज एब्सेस कॉमनली ऑकर इन द, यहाँ तक सही था बट कॉमनली ऑकर इन द लेफ्ट ना होकर के राइट होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है. जबकि वो एनकोवी सॉस के कलर का होता है और चॉकलेट सॉस भी इसको कहते हैं, ये स्टेटमेंट सही है. सो पस इन अमीबिक लीवर एब्सेस इज चॉकलेट ब्राउन इन कलर कॉल्ड एनकोवी सॉस पस, ये स्टेटमेंट सही है. अमीबिक लीवर एब्सेस इज कॉमनली सॉलिडरी, यानी कि सिंगल होगा एंड इट्स वॉल इज इरेगुलर एंड नेक्रोटिक. ये सिंगल एब्सेस है जो कि राइट लोब में है. अमीबिक लीवर एब्सेस, लीवर एब्सेस में इन्वॉल्वमेंट ऑफ लीवर टिश्यू बाय ट्रोफोजोइट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंटामीबा हिस्टोलिटिका. एंटामीबा हिस्टोलिटिका के कारण अमीबिक लीवर एब्सेस होता है. एनकोवी एक फिश का नाम है जो कि जब वो यूज होता है एज अ सॉस तो वो ब्राउनिश कलर का होता है. सो चॉकलेट ब्राउन पस ऑल्सो कॉल्ड एनकोवी सॉस पस. जो पस होगा उस एब्सेस का उसका कलर चॉकलेट सॉस के जैसा या फिर एनकोवी जो फिश है उसके सॉस के कलर का होता है. पस इज यूजुअली चॉकलेट कलर और पिंकिश ब्राउन इन कलर ड्यू टू नेक्रोज लीवर टिश्यू. उसके कारण कलर चेंज हो जाता है और ड्यू टू एडमिक्सचर ऑफ ब्लड. तो या तो वो नेक्रोज टिश्यू के कारण हो सकता है या फिर जब उसमें ब्लड मिक्स होता है उसके कारण हो सकता है और ये जनरली ऑर्डरलेस होता है. पस ड्रेन फ्रॉम अमीबिक लीवर एब्सेस. जब अमीबिक लीवर एब्सेस से पस ड्रेन करते हैं तो वो इस तरह से चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है. ये पस है जो कि ड्रेन होने के बाद है चॉकलेट ब्राउन पस, इसी को कलर को एनकोवी सॉस पस कहते हैं. तो ये स्टेटमेंट सही है कि जो पस होता है वो ब्राउनिश कलर का चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है. क्वेश्चन नंबर 54.
The immunoglobulin class responsible for sensitization of man for local and systemic anaphylactic reaction is immunoglobulin A, immunoglobulin E, immunoglobulin G, or immunoglobulin M. And the answer is immunoglobulin E. तो जब एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है दिस ड्यू टू रैपिडली डेवलपिंग इम्यून रिस्पॉन्स इन अ प्रीवियसली सेंसिटाइज्ड पर्सन, इसमें इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडीज रिस्पॉन्सिबल होता है। दोनों ही केस में, चाहे वो सिस्टमिक एनाफाइलेक्सिस हो या फिर लोकल एनाफाइलेक्सिस हो, दोनों ही केस में इम्यूनोग्लोबिन ई रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 55, रिगार्डिंग कोलेस्टिएटोमा, it contains desquamated debris from its keratinizing squamous epithelial lining. It causes enzymatic bone destruction. Congenital cholesteatoma arise from embryonic ciliated columnar epithelium entrapped in the middle ear cleft. A persistent malodorous ear discharge is present. A fleshy red polyp may be seen filling the meatus. ये सारे स्टेटमेंट्स में these are the options. ये सारे स्टेटमेंट्स में 4 स्टेटमेंट सही है, एक गलत है। इट कंटेन्स डिस्क्वेमेटेड डेब्रिस फ्रॉम इट्स केराटिनाइजिंग स्क्वैमस एपिथेलियल लाइनिंग, ये स्टेटमेंट सही है। इट कॉजेज एंजाइमेटिक बोन डिस्ट्रक्शन, अ परसिस्टेंट मैलऑर्डरस ईयर डिस्चार्ज इज प्रेजेंट, अ फ्लेशी रेड पॉलिप मे बी सीन फिलिंग द मेटस, ये सारे स्टेटमेंट्स सही हैं। तो कोलेस्टियोटोमा नॉर्मली मिडिल ईयर क्लेफ्ट में ये कंप्लेन होता है। It is lined by keratinizing squamous epithelium. It is the presence of lateral type of epithelium in the middle ear or mastoid process temporal bone का that constitutes a cholesteatoma. So it contains desquamated debris from its keratinizing squamous epithelial lining. ये statement सही है। And keratinizing squamous epithelial resting in a thin stroma of fibrous tissue. And a fleshy red polyp may be seen filling the meatus. ये statement भी सही है। Congenital cholesteatoma, it arises from embryonic epidermal cell rests in middle ear cleft. तो स्टेटमेंट था कि congenital steatoma arise from embryonic ciliated columnar epithelium. तो ciliated columnar epithelium नहीं होगा बल्कि epidermal होगा। epithelium trapped in middle ear cleft, ये स्टेटमेंट गलत है। And present with discharging ear, ये स्टेटमेंट सही है। A persistent malodorous ear discharge is present. Bone destruction by cholesteatoma has been attributed to various enzymes such as collagenase, acid phosphatase and proteolytic enzymes. तो ये स्टेटमेंट भी सही है that it causes enzymatic bone destruction. तो इसमें बोन का डिस्ट्रक्शन होता है। Schematic structure of cholesteatoma, बोन है, फाइब्रस स्ट्रोमा, मैट्रिक्स है जो कि स्ट्रेटिफाइड फॉर्म में है एंड केराटिन मास है, ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है। Assertion reason है assertion chronic use of NSAIDs increases the risk of gastric mucosal ulcer. Reason है NSAIDs यानी non-steroidal anti-inflammatory drugs inhibits the enzyme cyclooxygenase 1 that is COX-COX-1. These are the options and the answer is both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. पेप्टिक अल्सर में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इसका मेन कॉज में NSAIDs होता है। सो क्रॉनिक यूज ऑफ NSAIDs दैट इज इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसल अल्सर। तो ये मेन कॉज है जिससे कारण पेप्टिक अल्सर हो सकता है। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स दे इनहिबिट द साइक्लोऑक्सीजनेस दैट इज COX. सो NSAIDs inhibits the enzyme cyclooxygenase 1 that is COX-1. ये स्टेटमेंट भी सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 57, ये मैच द पेयर है। लिस्ट 1 में रीनल डिजीज है एंड लिस्ट 2 में फीचर है। लिस्ट 1 एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, एंटीग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज, एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, chronic glomerulonephritis. And the features are flea bitten kidney, small contracted kidney, autosomal dominant, good pastures disease. These are the options and the answer is adult polycystic kidney disease, वो autosomal dominant है। एंटीग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज गुड पास्चर्स डिजीज में मिलता है।
एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डिजीज, इसमें फ्लिया बिटन किडनी मिलेगा। एंड क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये इसमें स्मॉल कॉन्ट्रैक्टेड किडनी मिलेगा। एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ये ऑटोजोमल डिजीज है। सो एडल्ट ऑटोजोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज ADPKD, the kidney is enlarged and heavy, section surface shows loss of demarcation between cortex and medulla, तो उसमें डिमार्केशन नहीं रहेगा और पॉलीसिस्टिक है तो मल्टीपल सिस्ट्स रहेंगे। गुड पास्चर सिंड्रोम, द डिजीज रिजल्ट फ्रॉम डैमेज टू द ग्लोमेरुलाई बाय anti-GBM एंटीबॉडीज, यानी एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज। एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसमें फ्लिया बिटन किडनी मिलेगा। फ्लिया एक इंसेक्ट है जो काटने से रैश होता है स्किन पे, उस तरह का अपीयरेंस किडनी पे मिलता है, इसको फ्लिया बिटन किडनी बोलते हैं और वो एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में मिलता है। The kidney is enlarged in size and weight. The cortex shows tiny petechial hemorrhage visible throughout the capsule. तो ये जो स्मॉल डॉट्स है वही पेटिकल हेमरेज है, जिसका लुक फ्लिया बिटन जैसा है, इसलिए इसको फ्लिया बिटन किडनी कहते हैं। Chronic glomerulonephritis, grossly the kidneys are usually small and contracted. तो chronic glomerulonephritis में किडनी का साइज स्मॉल होता है। Gross appearance of short contract kidney in chronic glomerulonephritis, the kidney is small and contracted. तो नॉर्मल किडनी से इसका साइज स्मॉल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58, टिश्यू मार्कर CA-125 is raised in A. endometriosis, B. cervicitis, C. epithelial ovarian tumor, D. abdominal TB, C. cervical erosion. These are the options. And the answer is ACD, endometriosis, epithelial ovarian tumor and abdominal TB। तीनों ही केस में CA-125 मार्कर है। So ट्यूमर मार्कर CA-125, ovarian epithelial tumor and endometrial adenocarcinoma, तो ये दोनों केस में है। साथ ही साथ CA-125 इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस, यानी एब्डोमिनल TB। ये तीनों डिजीज को ये कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 59, बेसिक स्टिमुलाई दैट आर इंपॉर्टेंट इन कॉजिंग सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस इन डाइजेस्टिव फेज, A. एसिटाइलकोलिन, B. गैस्ट्रिन, C. सिक्रेटिन, D. cholecystokinin, that is CKK. These are the options and the answer is B, C, D. गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, cholecystokinin, that is CKK, ये तीनों इंपॉर्टेंट है पैंक्रियाटिक सिक्रेशन के लिए, पैंक्रियाटिक जूस के सिक्रेशन के लिए। ये सारे बेसिक स्टिमुली हैं। तो पैंक्रियाटिक के लिए गैस्ट्रिन है, स्कीमेटिक डायग्राम शोइंग द रेगुलेशन ऑफ पैंक्रियाटिक सिक्रेशन। तो गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन एंड cholecystokinin ये तीनों इन्वॉल्व है, बट एसिटाइलकोलिन इन्वॉल्व नहीं है। एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। क्वेश्चन नंबर 60, which statement is incorrect about seminal vesicles? A. Located between the urinary bladder and the rectum. B. Reservoirs of spermatozoa. C. The secretion of seminal vesicle contains fructose. D. After puberty, the vesicles contribute up to 85% of the seminal fluid. And the answer is reservoirs of spermatozoa. So, seminal vesicles are the paired glands situated in lower abdomen on either side of prostate gland behind urinary bladder. So, जो statement है located between the urinary bladder and the rectum, ये statement सही है। Fructose and other nutritive substances in seminal fluid are utilized by sperm after being ejaculated. So, जो statement है the secretion of seminal vesicle contains fructose, ये statement भी सही है। ये सीमेन का कंस्टिट्यूशन है जिसमें लगभग 90% सेमिनल प्लाज्मा होता है। सो आफ्टर प्यूबर्टी द वेसिकल्स कंट्रीब्यूट अप टू 85% ऑफ द सेमिनल फ्लूइड। सो ये डेटा थोड़ा फ्लक्चुएट करता है। सो 90, 85 नॉट अ बिग डील। सो ये स्टेटमेंट सही है।
स्पर्म आर स्टोर्ड इन द स्थिनिक रीजन ऑफ द ओविडक्ट, यानी फेलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट को फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं या फिर यूट्राइन ट्यूब कहते हैं। तो रिजर्वायर ऑफ स्पर्मेटोजोआ सेमिनल वेसिकल नहीं है बल्कि ओविडक्ट है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। Question number 61. Which one of the following hormones tends to decrease in polycystic ovarian syndrome? A. Estradiol. B. Sex hormone binding globulin. C. Dehydroepiandrostenedione. D. Insulin. And the answer is sex hormone binding globulin. So in PCOS, polycystic ovarian syndrome, increased free estradiol due to reduced sex hormone binding globulin SHBG, तो इसका रिड्यूस्ड अमाउंट के कारण ये कंप्लेन होता है। क्वेश्चन नंबर 62. A 14 years old boy presented with burning, lacrimation, photophobia and ropey discharge from eyes. He gives history of similar complaints during previous summer season. On examination of eyes, the palpebral conjunctiva shows flat-topped papillae arranged in a cobblestone fashion along with conjunctival hyperemia. The probable diagnosis is A. Acute hemorrhagic conjunctivitis. B. Viral conjunctivitis. C. Toxic conjunctivitis. D. Vernal keratoconjunctivitis. And the answer is vernal keratoconjunctivitis. Vernal keratoconjunctivitis, it is a seasonally recurring, bilateral and severe form of allergic inflammation affecting the ocular surface. This is relatively uncommon type of allergic eye disease, can occur severe damage to the ocular surface leading to corneal scarring and vision loss. So ये seasonally है, यानी कि स्प्रिंग सीजन जनरली ज़्यादा होता है, इसको स्प्रिंग कटार भी कहते हैं। ये सीजनली है, बायलेटरल है, दोनों साइड में होगा, दोनों आईज में, एंड एलर्जिक फॉर्म का, एलर्जिक इन्फ्लेमेशन का सीवियर फॉर्म है जो कि ऑक्यूलर सरफेस पे होता है। ज़्यादा डैमेज होने के कारण कॉर्नियल स्कारिंग हो सकता है एंड अल्टीमेटली विजन लॉस भी हो सकता है अगर सीवियर डैमेज हुआ तो ये कॉबलस्टोन एपियंस है जो कि पैपिला में मिलेगा और इसी को स्प्रिंग कटार भी कहते हैं, जिसमें बर्निंग होता है, फोटोफोबिया, लैक्रिमेशन, स्ट्रिंगी डिस्चार्ज, फ्लैट टॉप्ड पैपिला, वो फ्लैट होता है ऊपर का सरफेस देखा जाए तो, कॉबल स्टोन और पेवमेंट स्टोन फैशन, जिस तरह से पेवमेंट पे स्टोन रहता है वो फ्लैट शेप में रहता है और अलग अलग जगह रहता है, उसी को कॉबल स्टोन पैटर्न कहते हैं, उस तरह का अपीयरेंस मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 63. Which one of the following lymphoid tissue has both afferent and efferent lymphatics? A. Thymus. B. Spleen. C. Tonsil. D. Lymph node. And the answer is lymph node. Lymphatic vessels of lymph node. lymph node में afferent vessel भी होता है और efferent vessel भी होता है, तो ये दोनों vessels मिलता है lymph nodes में। Question number 64. Which is not a feature of ranula? A. Occur on the floor of mouth. B. Plunging ranula extends to neck. C. Pushes the tongue up. D. Hard in consistency. And the answer is hard in consistency. ये hard नहीं होता, soft होता है। So ranula present in the floor of the mouth, under surface of the tongue, and इसका जो resemblance होता है, the word ranula is derived from the resemblance of the swelling of the belly of frog. तो फ्रॉग का जो बेली है, जो एब्डोमेन है, उसके जैसा बल्ज होता है, इसलिए इसको रेन्यूला कहते हैं। ये दाना वर्ड से बना है जो कि फ्रॉग का लैटिन नेम है। क्लिनिकल फीचर में अंडर सरफेस ऑफ द टंग और सॉफ्ट होता है। सो ऑकर ऑन द फ्लोर ऑफ माउथ, ये स्टेटमेंट सही है। पुशेस द टंग अप, ये स्टेटमेंट भी सही है। बट हार्ड इन कंसिस्टेंसी, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हार्ड नहीं होता है बल्कि सॉफ्ट होता है। ये रेन्यूला है। प्लंजिंग रेन्यूला in the neck gives rise to plunging ranula. It is an intraoral ranula with cervical extension, वो neck तक extend करता है, which it passes on the side of mylohyoid muscle and produces a swelling in the submandibular region. तो इसी को plunging ranula कहते हैं। So plunging ranula extends to neck, ये statement भी सही है। Last question, question number 65. What is the correct sequence of event in peak of cardiac markers in acute myocardial infarct from the following? A. Myoglobulin. B. CKMB. C.
LDH, D कार्डिक ट्रोपोनिन। तो इवेंट वाइज कौन पहले सिक्रीट होता है एंड कौन सा कार्डिक मार्कर बाद में सिक्रीट होता है, ये सीक्वेंस है ऑप्शंस में। एंड द आंसर इज ADBC, मायोग्लोबुलिन, कार्डिक ट्रोपोनिन, CKMB एंड सबसे लास्ट में LDH। सो केटिनिन फॉस्फोकाइनेज दैट इज CKMB, वो आफ्टर 4 to 6 आवर में सिक्रीट होता है। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज दैट इज LDH, ये लगभग 24 आवर के बाद राइज होता है। कार्डिक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन दैट इज कार्डिक ट्रोपोनिन, वो सेम टाइम व्हेन CKMB इज एलिवेटेड, यानी कि आफ्टर 4 to 6 आवर, यानी कि कार्डिक ट्रोपोनिन एंड CKMB दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइम पे सिक्रीट होता है। एंड मायोग्लोबुलिन फर्स्ट कार्डिक मार्कर टू बिकम एलिवेटेड आफ्टर मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये सबसे पहले सिक्रीट होता है। तो सीक्वेंस में सबसे पहले मायोग्लोबुलिन होगा, उसके बाद कार्डिक ट्रोपोनिन या फिर CKMB होगा एंड सबसे लास्ट में LDH होगा। तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक था, इसलिए मायोग्लोबुलिन, उसके बाद कार्डिक ट्रोपोनिन, उसके बाद CKMB एंड लास्ट में LDH। तो जो रेड इंडिकेटेड है ग्राफ में वो मायोग्लोबिन है जो कि सबसे पहले सिक्रीट होता है। उसके बाद ऑलमोस्ट साथ साथ में कार्डिक ट्रोपोनिन जो कि ब्राउन कलर का है एंड CKMB जो कि ब्लू कलर का है, वो दोनों ऑलमोस्ट एक साथ राइज होता है। एंड काफी बाद में ऑलमोस्ट 24 आवर के बाद में LDH सिक्रीट होता है, वो राइज होना शुरू होता है और ये काफी टाइम तक रहता है। तो सबसे पहले मायोग्लोबिन एंड सबसे लास्ट में LDH। सब्जेक्ट वेटेज देखा जाए तो इसमें अलाइड सब्जेक्ट और होम्योपैथिक सब्जेक्ट दोनों होता है एग्जाम में। टोटल 120 क्वेश्चंस होते हैं। तो अलाइड सब्जेक्ट 65 क्वेश्चन थे इस बार 2022 में एंड होम्योपैथिक सब्जेक्ट 55 क्वेश्चन। तो अलाइड सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा था इन कंपेरिजन टू होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स। रेफरेंसेस सारे टेक्स्ट बुक्स हैं। BD चौरसिया फॉर एनाटॉमी, सिमुलिंगम फॉर फिजियोलॉजी, रेड्डी फॉर FMT, हर्ष मोहन फॉर पैथोलॉजी, DC दत्ता फॉर ऑब्स एंड DC दत्ता फॉर गायनी, K Park फॉर PSM, PL ढींगरा फॉर ENT, मणिपाल फॉर सर्जरी, डेविडसन फॉर PM एंड ऑल्सो इंटरनेट। Thank you for your time.